हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। फाइनली सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। ये 15 जून से लेकर के 21 जून तक स्टार्ट रहेगी। ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम स्कूल्स की चॉइस फिलिंग को कैसे करना है इसी को लेके डिस्कस करेंगे, और मैं आपको इस वीडियो में लाइव डेमो भी दूंगा कि कैसे आप वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करेंगे और किस तरीके से सैनिक स्कूल्स को आपको एडिट करना है, कैसे इनकी प्रायोरिटी को सेट करना है, किस ऑर्डर में रखना है, किन स्कूल्स को टॉप प्रायोरिटी में देनी है और किन स्कूल्स को लेस प्रायोरिटी, कहने का मतलब नीचे की ओर का आप फिक्स करेंगे। पूरा लाइव डेमो डिटेल में आपको समझाऊंगा। ये मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा इस वीडियो को, क्योंकि ये लेंदी हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपसे जस्ट सैनिक स्कूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप सैनिक स्कूल्स, जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स हैं, उनकी प्रायोरिटी को सेट करेंगे, उसको लेके डिस्कस करेंगे। इसी के ही सेकंड पार्ट में मैं आपसे न्यू सैनिक स्कूल्स की प्रायोरिटी को लेकर के डिस्कस करूंगा। आपको जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है। आपके पास 1 वीक का कंप्लीट टाइम है, 7 डेज का टाइम ऑलरेडी दिया जा रहा है। तो आराम से सोच समझ के इसको आपको करना है, और आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आप 1-2 मिनट वॉच करते हैं और 1-2 मिनट में ही आपकी क्वेश्चनिंग आती है, फिर आप वही क्वेश्चन का आंसर आपका वीडियो में रहता है, बट आप वो क्वेश्चनिंग मुझे फिर अननेसेसरी कॉल करके परेशान करते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, और आपका कोई भी कंसर्न हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपका डेफ़िनिटली रिप्लाई करूँगा। इस समय सीरियस हूँ, क्योंकि इस समय आपका ये फाइनल विंडो है, तो और इसकी आपकी प्रायोरिटी आप बाद में एडिट भी नहीं कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर पाओगे। एक बार जो आपने प्रायोरिटी फिक्स कर दी, एक बार जो चॉइस फिलिंग सेट कर दी, वो लॉक हो गया, तो वो लॉक है आपकी सारे सब्सिक्वेंट काउंसलिंग्स राउंड के लिए भी, ठीक है? तो मैं इस समय कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा जो आप मुझे देंगे। कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है, कमेंट कीजिए, ठीक है? चलो, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे न्यू वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले पहुँचेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पेरेंट्स, ऑलरेडी यू हैव रजिस्टर्ड फॉर ई काउंसलिंग, वो स्टेप तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला। अब बात आती है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। देखिए, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, और जो मैं आपको कह रहा हूँ इसको थोड़ा-सा कोरिलेट कीजिएगा, लॉजिकली थोड़ा इसको सोचिएगा, ठीक है? लास्ट ईयर तक, लास्ट ईयर की काउंसलिंग में हमारे पास 10 सैनिक स्कूल से चूज़ करने को थे, है ना? तो उसमें ज़रूर हमें ये कंसीडर करना था कि हमारे बच्चे के मार्क्स कितने हैं, स्कूल्स की कट ऑफ क्या जा रही है, किस स्कूल की कट ऑफ कितनी गई है और मेरे बच्चे के मार्क्स कितने हैं, है ना? उस सिनेरियो के बेस पे, उस बिहाफ पे फिर हम सैनिक स्कूल्स को चूज़ कर रहे थे। इस बार ऐसा क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। इस बार आपको 33 के 33 सैनिक स्कूल्स एक ही बार में चूज़ करने हैं, और 41 के 41 न्यू सैनिक स्कूल्स जिसने ऑप्ट किए होंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, उनको भी चूज़ करना है। बस उनकी प्रायोरिटी को सेट करना है, जिसमें आप, जिन स्कूल्स में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको ऊपर की तरफ से रखिए, जिनमें लेस इंटरेस्ट है, उनको नीचे की ओर को, जिनका लीस्ट इंटरेस्ट है, उनको सबसे नीचे की ओर को। इस तरीके से आपको अपने माइंड में लेकर के चलना है। मैं अब आपको कुछ गाइडलाइन देता हूँ यहाँ पे। आपको ये नहीं सोचना है प्रायोरिटी सेट करते समय कि मैं इन स्कूल्स, मेरे बच्चे के 200 नंबर हैं, तो मेरे बच्चे को उन स्कूल्स को मैं ऊपर की प्रायोरिटी दूँगा जिन स्कूल्स की कट ऑफ लास्ट ईयर कम गई थी। नहीं, ये कुछ वैलिड नहीं है, ये कोई इस समय काम नहीं आएगा। आपको इतना ज़्यादा आपाधापी, इतना ज़्यादा हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने माइंड में क्या क्लियर करना है, आप अपने से खुद क्वेश्चन पूछिए, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर अपने खुद से पूछना है। क्वेश्चन से क्या होने चाहिए, क्या मेरे को अपने बच्चे को सैनिक स्कूल भेजना है, नहीं भेजना है? ये फर्स्ट है क्वेश्चन, ठीक है? अब कितने पेरेंट्स कहते हैं, "सर, हमारे बच्चे के 200 मार्क्स आए हैं, क्या मैं ई-काउंसलिंग करूँ, ना करूँ?" अरे कीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? फ्री तो काउंसलिंग है, आपको ₹1 भी उसमें देना नहीं है, तो क्या दिक्कत है? आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक वेबसाइट को ओपन करने को जानने का मिलेगा, कैसे चीज़ें चल रही हैं, वो सीखने समझने को मिलेगा, और बच्चे का भी इंटरेस्ट बना रहेगा, है ना? वो भी कहेगा कि मेरे पापा इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरे पे इतना ध्यान दे रहे हैं, अगर काश मैंने थोड़ा-सा और मेहनत करी होती, तो मेरा सिलेक्शन आ जाता। बच्चे के मार्क्स आपके 150 भी हैं, अगर आप क्वालिफाइड हो, डोंट हेजिटेट, डोंट वरी अबाउट, गो अहेड विथ ई-काउंसलिंग। आप ई-काउंसलिंग के साथ जाइए। देखिए, बच्चे के माइंड में कहीं न कहीं पीछे की तरफ से ये आता है, पॉज़िटिव फीलिंग आती है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, काश मैंने थोड़ा-सा और पढ़ा होता, ठीक है? तो ये बच्चे के लिए पॉज़िटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आप इसको ज़रूर प्रोसीड कीजिएगा, ओके? अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि आपको क्या क्वेश्चन्स अपने से आस्क करने हैं कि मैं अपने बच्चे को क्या सैनिक स्कूल भेजूँ या ना भेजूँ? क्लियर?
आपका आंसर अगर यस है, तो फिर आगे का क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्या मुझे गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स में ही पढ़ाना है या एनएसएस के ऑप्शंस भी मेरे को चूज़ करने हैं? क्लियर? अब आपके माइंड ने आंसर आपको दिया कि मेरा तो इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। जो एनएसएस हैं उनमें कंपैरेटिवली थोड़ा-सा हायर फीस है, मेरे लिए वो थोड़ा बर्डन बनेगा। कुछ पेरेंट्स के लिए हो सकता है लेकिन मुझे मुझे तो अपनी ओर से ये फीलिंग होता है एज़ पर योर सिनेरियो और एज़ पर जनरल मेन सिनेरियो इन इंडिया देखिए, एक बच्चे के लिए सैनिक स्कूल्स में भी जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं, एक एवरेज फीस वहाँ पे भी 180 टू 2 लैक्स के आसपास है, ईयरली फीस आपकी, ठीक है? और प्राइवेट वाले कोई अनोखा नहीं चार्ज कर दे रहे हैं, शायद एक हार्डली 25,000 से 50,000 फालतू जाएगा। इसको आप इन्वेस्टमेंट ही समझ लीजिए। अगर अच्छे न्यू सैनिक स्कूल्स में भी बच्चे का चयन होता है, आई थिंक दैट्स अ गुड चॉइस, कोई गलत नहीं है उसमें। आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बच्चे पे, मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो जब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि मैं सिर्फ़ गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स को ही ऑप्ट करूँगा या मैं एनएसएस की ओर को रुख करूँगा। अब यहाँ पे माइंड में फिर आया कि नहीं मेरे को थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, मैं सिर्फ़ सैनिक स्कूल्स में ही भेजूँगा और सैनिक स्कूल्स में भी फिर 2 तरीके के पेरेंट्स हो जाएँगे। देखिए खुद से पूछिएगा। मैं आपको खाली वो जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपके माइंड ने वर्क करना है। ये मेरी बातों से नहीं होगा, मेरी थॉट प्रोसेस से आपको नहीं चलना है। मैं आपको जस्ट ब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपकी सोच का, कि आपको किस तरीके से सोचना है इस सिनेरियो में, ठीक है? फिर आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है, मैं अपने बच्चे को एनएसएस नहीं भेजूँगा, मेरे को थोड़ा रिस्क फ़ील हो रहा है, मेरे को इनमें ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है और इनमें ट्रस्ट फैक्टर है, इनके अभी बच्चे अभी तक कोई एनडीए सिलेक्शन रेट नहीं है एंड आई डोंट ट्रस्ट ऑन देम। जस्ट इमेजिन आपकी थॉट में अगर ये आया तो, फिर आपने सिर्फ़ एसएस की ओर को जाना है, ठीक है? अब एसएस की ओर को जाना है उसमें भी 2 तरीके के पेरेंट्स, सभी के पेरेंट्स का इकोनॉमिक कंडीशन ही खराब नहीं होगा। मैं मेरे को पता है मेजॉरिटी पेरेंट्स की इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है, भगवान भला कर रहा है सबका, अच्छी खासी कंडीशन होगी सबकी, अपने बच्चों का एजुकेशन का आप बेयर कर सकते हो, आई नो दैट, ठीक है? अब माइंड में ये आया, पैसे के बेस पे मैं मेरे कहने का मतलब ये था कि पैसे के बेस पे स्कूल सिलेक्शन या ये वो नहीं होना चाहिए। माइंड में ये आना चाहिए सैनिक स्कूल्स के लिए कि क्या सारे सैनिक स्कूल्स अच्छा काम कर रहे हैं? क्या सारे सैनिक स्कूल्स में पढ़े हुए बच्चों का एनडीए में सिलेक्शन हो रहा है क्या? क्या उनका करियर डिफेंस की ओर को बन रहा है क्या फ्यूचर उनका, है ना? सारे सैनिक स्कूल्स में जो कौन-सा अच्छा रेट है एनडीए सिलेक्शन का, सारे सैनिक स्कूल्स में नहीं है। कहीं पे तो 1% 2% भी है। 100 बच्चे सैनिक स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ 1 या 2 बच्चा ही निकल रहा है। कुछ सैनिक स्कूल्स का ये हाल भी है। और कहीं पे 21% भी है, कहीं पे 20 भी है, कहीं पे 15% भी है, ठीक है? तो इस तरीके से अब आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को टॉप 10 सैनिक स्कूल्स में ही पढ़ाऊँगा या टॉप 15 में ही पढ़ाऊँगा। नीचे की ओर को अगर मेरे को मिलेगा भी तो मैं वहाँ अपने बच्चे को नहीं भेजूँगा। क्लियर हो गया? फिर कुछ पेरेंट्स ये भी सोच सकते हैं कि भई मेरे को तो सिर्फ़ होम स्टेट के सैनिक स्कूल्स को ही पढ़ाना है और मैं अदर स्टेट्स में भेजूँगा ही नहीं। क्लियर हो गया? या कुछ के पेरेंट्स के माइंड में ये आया कि भई मुझे सिर्फ़ होम स्टेट या मेरे को आस-पास के जो मेरे स्कूल्स पड़ते हैं, मेरे नेबरिंग स्टेट्स में जो हैं, तो मैं वहाँ भेजूँगा। इस तरीके से आप अपने माइंड में क्लैरिटी रखिए कि मेरे को अपने बच्चे को किन स्कूल्स में भेजना है, नहीं भेजना है और मेरे बच्चे का लेवल क्या है? क्या वो मेंटली प्रिपेयर है सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए? ठीक है? और ये इश्यूज़ बहुत सारे बच्चों के साथ आते हैं। बच्चे को आपने वहाँ भेजा, पहली बार बच्चा घर से बाहर जाएगा, उस तरीके का प्रेशर उसने फ़ील नहीं किया है, थोड़ा-सा वहाँ पे हॉस्टल को फ़ेस करेगा, है ना? और आज तक वो आपकी कस्टडी में है, अब वो थोड़ा-सा डिसिप्लिन्ड कस्टडी में जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब 10-5 दिन में ही उसकी उसको नानी याद आ गई, तो आपको कॉल किया उसने और आप इमोशनली ब्लैकमेल हो गए। बच्चे इमोशनली कुछ ज़्यादा ही आपको कहेंगे, जितना नहीं है उससे ज़्यादा कह देंगे उसके बारे में खराब बुराइयाँ, ठीक है? क्योंकि वो वहाँ से अब आउट होना चाहते हैं। इनका ब्रेन बड़ा बहुत ज़्यादा शार्प है आज के बच्चों का। मतलब आजकल 10 इयर्स का बच्चा समझ लीजिए वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है, आपसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। उसको पता है मेरे को यहाँ से कैसे गेट आउट होना है स्कूल से। वो आपको इस तरीके से ब्लैकमेल करेगा कि आप इमोशनली हैरेस होकर के उसको बुला लेंगे। आ तो घर को करके। तो आप पहले तो अपने माइंड में ये सेट कीजिए कि मैं इसकी इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आऊँगा और मेजॉरिटी बच्चों ने करना ही करना है। एट लीस्ट 60 टू 70% बच्चे तो करेंगे ही करेंगे अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल वहाँ जा कर के। ये होना ही होना है। मैं खुद ग्रेजुएशन आफ्टर फॉर माय ग्रेजुएशन अपने घर से पहली बार बाहर गया था, तो मैं तो अपनी बीएससी के टाइम पे अपने पेरेंट्स को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करी थी कि मैं नहीं करूँगा बाहर से पढ़ाई मैं घर ही आता हूँ करके। तो बच्चे हैं उन्होंने करना ही करना है। अब आप पे डिपेंड करता है आप उस ब्लैकमेल को फेस करके बच्चे को वहीं भे रखेंगे या वापस लेके आओगे। अगर अभी से ही अगर आप इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार होने वाले हैं, तो बेहतर है मत भेजिए। अगर
आप उसको बेयर कर देखो, बच्चों का नहीं है, बच्चों का माइंड ना आपके हिसाब से बनना है, आपकी थॉट प्रोसेस पहले बच्चों के प्रथम शिक्षक तो माँ है ना, माँ माता-पिता ही तो प्रथम शिक्षक हैं। आपने सोचना है कि क्या मैं बच्चे को इस तरीके से ट्रीट कर पाऊँगा? क्या मैं अपने बच्चे की इस तरीके से परवरिश, इस तरीके की थॉट प्रोसेस उसके माइंड में डेवलप कर पाऊँगा? है ना? क्या मैं उसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग को फेस कर पाऊँगा? इफ येस, परफेक्ट वन, ठीक है? सैनिक स्कूल्स में आप भेजिए, आप बाहर भेजिए उसको, ठीक है? अब आपने किन सैनिक स्कूल्स में भेजना है, आपके माइंड में क्लियरिटी आ गई कि मेरे को सिर्फ़ इन सैनिक स्कूल्स के लिए ही इंटरेस्ट है और सैनिक स्कूल्स के लिए इस इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास ये विंडो नहीं है कि आप सिर्फ़ 10 ही स्कूल चूज़ करोगे, नहीं। आपको सारे स्कूल्स चूज़ करने हैं। आप 10 में इंटरेस्ट है, तो इस बार की विंडो ये नहीं कह रही है कि आप 10 ही स्कूल चूज़ कीजिए, जितने स्कूल्स में आपको इंटरेस्ट है उतना ही चूज़ कीजिए, नहीं, ये नहीं है, आपको सारे ही चूज़ करने हैं। अब वो इंटरेस्ट है वो या नहीं है, वो बाद के स्टेप की बात है। जब आपका राउंड 1 की काउंसलिंग हो जाएगी, आपको जो स्कूल मिला, नहीं मिला, क्या रहता है कंसिडर, वो बाद की बात है। आप इंटरेस्टेड हो, नहीं हो स्कूल में, वो दैट्स अ लेटर ऑन प्रोसेस, है ना? वो अभी की बात नहीं है। अभी आपके माइंड में सिर्फ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे को किस स्कूल्स में भेजना है, किस स्कूल्स में नहीं भेजना है, ठीक है? अब बात करते हैं कि भैया जब आप सैनिक स्कूल में भेजने के लिए अपने माइंड में लेके आओगे तो क्या क्राइटेरियाज़ आप अपने ब्रेन में रखोगे? पहली चीज़ तो ये आनी चाहिए कि एनडीए सिलेक्शन रेट उस स्कूल का अच्छा खासा हो और डिफेंस करियर आउटकम्स अच्छे हों उस स्कूल्स के, ठीक है? और दूसरी चीज़ होम स्टेट कोटा, तो आप चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, ठीक है? आप प्रायोरिटी में अपने होम स्टेट को रखिए, ठीक है? चाहे आपके मार्क्स 250 आ रखे हों, 220 आ रखे हों, 270 आ रखे हों, आप प्रायोरिटी में होम स्टेट को रखिए। सिर्फ़ उन बच्चों के लिए एक्सेप्शन है जिन बच्चों के एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स आ रखे हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहने का मतलब बच्चों ने 292 तक स्कोर किए हैं। अब जिन बच्चों के 270 प्लस मार्क्स हैं, है ना? 270 प्लस मार्क्स फ्रॉम यूपी एंड 260 प्लस मार्क्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, वे अपनी प्रायोरिटी में अच्छे स्कूल्स को ऊपर की ओर को रखिए। अच्छे स्कूल्स कहने का मतलब जिनका ये एनडीए सिलेक्शन रेट हाई है, जहाँ पेरेंट्स ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेलेक्ट होके जाएँ, जो टॉप 10, टॉप 15 स्कूल्स हैं, उनको प्रायोरिटी में ऊपर की ओर को रखना है। अब मैं एक चीज़ बताऊँगा कि किस तरीके से सेट करना है, अभी सबको बताऊँगा। बिल्कुल डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ, आपको वीडियो में आप बने रहिए। कन्फ्यूज़ इस वीडियो के एंड में आपको एश्योर करता हूँ कि आप कन्फ्यूज़ नहीं रहेंगे, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्लियर है? अब होम स्टेट कोटा आपको मिलता है चाहे आपके मार्क्स 200 हों या 250, सबसे ऊपर प्रायोरिटी में आपने होम स्टेट को रखना है। क्लियर है? और उसके बाद आपने माइंड में ये रखना है कि मेरे बच्चे को मैं अगर मेरा होम स्टेट मिलता है तो बेहतर है, नहीं मिला जब तो अगर ट्रांसपोर्टेशन या बच्चे का आना-जाना तो बेहतर है कि नेबरिंग सॉरी जो नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, वहाँ के सैनिक स्कूल में मैं प्रायोरिटी को ऊपर को रखूँ क्योंकि आपके आने-जाने के लिए बच्चे से अगर मिलने जाना है तो आपके लिए थोड़ा ईज़ हो जाएगी उसमें, ठीक है? सैनिक स्कूल से सारे ही अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ सैनिक स्कूल्स का एनडीए सिलेक्शन रेट लो है, उसका रीज़न क्या है, मैं बता दूँगा आपको। मैं किसी एक वीडियो में डिटेल में बताऊँगा कि रीज़न क्या है कि किसी सैनिक स्कूल में 1% सेलेक्ट होके जा रहे हैं, किसी सैनिक स्कूल का रेट 21% हो रखा है। क्यों क्या है ये वेरिएशन? क्या उस सैनिक स्कूल में पढ़ाई का स्तर गिरा हुआ है, जहाँ 1% सिलेक्शन रेट हो रहा है? या जहाँ 21 है, क्या वहाँ बहुत ही भयानक पढ़ाई हो रही है? 21 और 1% कितना अंतर आ गया? सैनिक स्कूल ही है वो। तो क्या ये रीज़न है उसका? ये रीज़न नहीं है, रीज़न्स कुछ और हैं। मैं आपको एक वीडियो में डिटेल में बताऊँगा कि क्यों किन्हीं सैनिक स्कूल्स का इतना अच्छा सिलेक्शन रेट है और किन्हीं का कम है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग 5 पॉइंट्स दूँगा बट इसमें नहीं, किसी नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको दूँगा, ठीक है? इस तरीके से आपने अपने माइंड में लेकर के चीज़ें चलनी है, ठीक है? अब बात करते हैं भई कि आप जो सैनिक स्कूल्स उसमें सेट करोगे, उसमें किनको ऊपर की ओर को रखना है, किनके नीचे की ओर को रखना है, ये मैटर तो कर ही नहीं रहा है, ठीक है? आपके मार्क्स चाहे 292 हों या चाहे आपके मार्क्स 200 हों, आपने बिना डरे हुए, बिना झिझक किए हुए सबसे ऊपर की प्रायोरिटी की ओर अच्छे स्कूल्स रखने हैं, अपनी ओर से और नीचे की ओर जो लेस सिलेक्शन रेट एनडीए वाले हैं, उनको रखना है। अब एनडीए, एनडीए बार-बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको अपने बच्चे को आप आपके बच्चे को सैनिक स्कूल से भेज रहे हैं, तो डेफिनिटली माइंड में कहीं न कहीं होगा कि ये बच्चा डिफेंस में कुछ अच्छा करे, डिफेंस मतलब आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बन के आए ये, ना? तो आप जहाँ पे एनडीए सिलेक्शन रेट है, तो पेरेंट्स की थॉट पॉजिटिव है ही है वहाँ पे, है ना? थोड़ा-सा परसेप्शन अच्छा बना हुआ है उन स्कूल्स का। तो अब मैंने कुछ जनरल क्राइटेरियाज़ आपको बताए कि अब ये तो मैंने लिस्ट आपको 33 के 33 स्कूल्स में लेके आया हूँ। मैंने इन पे रिसर्च करी है और ये डेटा मैंने एनडीए सिलेक्शन रेट के बेस पे ऊपर-नीचे किया हुआ है
और ये pib.government.in में ऑलरेडी ये डेटा है, आप वहाँ पे जाके आप खुद भी इसको रिसर्च कीजिए, है ना? कहीं भी हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, कोई इश्यू नहीं है, मैं भी एक टीचर ही हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा टीम नहीं है कि मैं हर एक को रिसर्च के लिए लगाऊँ। खुद ही डेटा सर्च करता हूँ, खुद ही आपके लिए पीपीटी बना करके आपके लिए प्रेज़ेंटेशन लेके आता हूँ, है ना? अब इतना बड़ा सिस्टम सैनिक स्कूल है, इतना बड़ा एनटीए ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनसे तक उतनी गलतियाँ हो जा रही हैं। आपने देखा ही होगा कितने उनके क्वेश्चन्स कैंसल आउट हुए थे। इतना बड़ा सिस्टम होकर के भी, है ना? उनसे 4 पेपर सेट नहीं हो पाए। मैं तो एक अकेला आदमी हूँ, गलतियाँ क्यों ना हो सकती हैं। तो आप लेकिन यहाँ पे गलतियों के चांस कम है, आप इसको रेफ़र कीजिए क्योंकि मैंने भी यही रेफ़र किया था। pib.government.in यहाँ पे ऑलरेडी ही बता रखा है कि किस ईयर में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे, कितने परसेंट वाइज़, यहीं से मैंने डेटा लिया है, ठीक है? तो अब मैंने तो ये 33 के 33 स्कूल्स अरेंज कर दिए हैं। आपको मैं ये सारे पेजेज़ दिखाऊँगा 33 के 33 और इसमें मैंने टॉप प्रायोरिटी उसको रखा है जहाँ एनडी सिलेक्शन रेट हाई हैं, जहाँ पेरेंट्स का परसेप्शन अच्छा है जिन स्कूल्स के लिए, वो मैंने टॉप प्रायोरिटी में रखे हैं, ऐसे ही मैंने उसको नीचे की ओर को लेके आया हूँ। आप देखिए, आप इनको कैसे सेट करेंगे? कि चॉइस आपको सेट करनी है। अगर आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं, आपका बच्चा आपके स्टेट्स के टॉपर्स में है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इस तरीके के उसमें इंडल्ज हो, आपको ऑलरेडी पता है। कि कहाँ पे मेरे बच्चा अच्छा स्कोर किया हुआ है, किसने कम किया है। यूपी के सिनेरियो में अगर आपके 265 मार्क्स भी हैं, 270 मार्क्स भी हैं, तो भी आपका अच्छा स्कोर नहीं है क्योंकि इस बार यूपी के बच्चों ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया है। ताबड़तोड़ स्कोरिंग करी है यूपी के बच्चों ने। मैं वेरी हैप्पी हूँ यूपी स्टेट के बच्चों से, है ना? बट स्टेट वाइज़ तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म है, लेकिन जो बच्चे उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम है जिनके मार्क्स कम आए हैं, है ना? उनको मेरिट में अच्छे मार्क्स आकर के भी सिलेक्शन नहीं मिल सकता, है ना? तो उनका सिनेरियो अलग है, लेकिन जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं, अगर वो अपनी टॉप प्रायोरिटी में हैं, कहने का मतलब अपने अपने स्टेट से उनकी मेरिट में टॉप 30 पे, टॉप 40 पे, टॉप 50 पे पोज़ीशन है, टॉप 50 तक की उनकी पोज़ीशन अपने स्टेट में है। तो आप बिना झिझके, बिना टेंशन लिए होम स्टेट की प्रायोरिटी को भी भूल जाइए। आप इंडिया के टॉप स्कूल्स को पहली प्रायोरिटी में रखिए। इसी तरीके से सेट कीजिए जिस तरीके से मैंने कहा है ये। अगर आपके बच्चे के मार्क्स टॉप में है, कहने का मतलब अच्छा स्कोर अगर आपके बच्चे ने किया है, तो होम स्टेट को भी भूल जाइए। अगर आपके होम स्टेट में अगर अच्छा सिलेक्शन रेट नहीं है, तो रहने दीजिए, क्या दिक्कत पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे ने आपके वैसे भी साल में 1 बार घर आना है, 1-2 बार और बाहर कहीं रहेगा तो कोई अमेरिका तो जा नहीं रहा है ना, इंडिया में ही है। क्या है जहाँ पे 4 घंटे का वो मतलब इमेजिन कीजिए अगर ड्राइविंग डिस्टेंस 4 आवर्स की है, तो क्या दिक्कत होगी अगर 12 घंटे लग जाएँगे तो? अरे! इंडिया का कोई भी कोना 12-15 घंटे से ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, 15 घंटे के आस-पास की ड्राइविंग डिस्टेंस पे होगा आई थिंक और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो गया नॉर्थ का इश्यू भी हो गया तो फ्लाइट्स तो हैं ही ना अवेलेबल। क्या दिक्कत है? ट्रेन्स अवेलेबल है ही, क्या दिक्कत है? 24 घंटे लग जाएँगे, कौन-सा अनोखा हो जाएगा? क्या फ़र्क पड़ना? वैसे ही बच्चे ने एक बार आना है तो घर एक बार आएगा, 2 बार आएगा। मेरी बातों को आप समझिएगा, देखिए मैं कोई गलत राय आपको नहीं दूँगा। क्या मेरी थॉट प्रोसेस है मैं आपको वो बता रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा होता तो मैं कैसे सेलेक्ट करता, मैं उसी सिनेरियो पे आपको बता रहा हूँ, उसी बिहाफ़ पे। बाकी इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है अपने हिसाब से, जो अगर मेरा बच्चा होता तो मैं क्या करता? मेरे बच्चे के अगर अच्छे स्कोर आया होता, तो मैं तो भैया इसी तरीके से चलता। मैं इसी तरीके से जो मैंने ये लिस्ट बना रखी है, इसी तरीके से उसकी ऑर्डर को सेट कर देता। फर्स्ट मैं घोड़ाखाल को रखता, उत्तराखंड में है जो और देन सुजानपुर तिरा, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए आप ये हैं भैया इनके, ये देख रहे हैं आप ये सिलेक्शन रेट, कितना अच्छा खासा सिलेक्शन रेट है इनका। इसी हिसाब से मैं ये पूरे रखे हुए हैं लिस्ट में। मैं आपको दिखाऊँगा, पूरे 33 सैनिक स्कूल्स हैं और मैं आपको बताऊँगा भी वेबसाइट में कि कैसे आपको ये ऑर्डर सेट करना है वहाँ पे, ठीक है? और कैसे लॉक लॉक करना है प्रायोरिटी को, ठीक है? अब दूसरी चीज़ अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, उस सिनेरियो में कह रहा हूँ। बच्चे के मार्क्स अच्छे आए हैं, तो भैया इसको फ़ॉलो कीजिए। अच्छे नहीं आए हैं, तो क्या करना है? उस सिनेरियो में चाहे बच्चे के मार्क्स 200 हों या बच्चे के मार्क्स 150 हों, अगर क्वालिफ़ाइड है तो मैंने फिर कह रहा हूँ आप ई-काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। इससे बच्चे पे साइकोलॉजिकली पॉज़िटिव इम्प्रेशन जाएगा, समझ रहे हैं आप? वो माइंड में कहीं न कहीं सोचेगा साइकोलॉजिकली कि मैंने अच्छा किया होता काश! मेरे पेरेंट्स भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरे पे तो अच्छा होता, मुझे थोड़ा सीरियस रहना चाहिए था। मैंने कहना नहीं माना, मन में कहीं न कहीं चीज़ें सोचेगा वो। आपसे कहेगा नहीं लेकिन उसके माइंड में चीज़ें चलेंगी, ठीक है? तो पॉज़िटिव है, कोई गलत नहीं है, ठीक है? तो आप पार्टिसिपेट कीजिएगा इसमें। अगर बच्चे के मार्क्स कम हैं और आप इंटरेस्टेड हैं आपके होम स्टेट्स में, बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं बट आप होम स्टेट्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं, ठीक है? तो आपको बिना झिझके हुए ऊपर की ओर को अपने होम स्टेट को लेके आइए, चाहे 150 नंबर है, चाहे 250 नंबर है। आप ऊपर की ओर को अपना होम स्टेट को प्रायोरिटी दीजिएगा।
हर स्टेट में 1 स्कूल है, कुछ में नहीं भी हैं, ठीक है? नहीं और कुछ-कुछ में तो 2 और 3 सैनिक स्कूल्स भी हैं, यूपी में 3 सैनिक स्कूल्स हैं, कहीं पे 2 होंगे, ठीक है? आप प्रायोरिटी पे अपने होम स्टेट्स को लेके आइए। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी होम स्टेट का यू ऑलरेडी नो 67% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर होम स्टेट कोटा, ठीक है? तो बच्चे के लिए वो बेटर है कि पहले उन स्टेट्स में उसका सिलेक्शन आ जाए। जब होम स्टेट फिक्स हो गई, तो उसके बाद आपने इस ऑर्डर में लगा देने हैं। अरे भूल जाइए कि बच्चे का सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा, पता है कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ नहीं होगा, तो ये है भई लिस्ट, यहाँ होगा। अगर यहाँ भी नहीं हुआ क्योंकि वो तो प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट टू 33 सैनिक स्कूल्स का प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर ऊपर की प्रायोरिटी में नहीं हुआ तो नीचे की ओर को आपके बच्चे का ऑलरेडी ही जाना है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको 33 के 33 सैनिक स्कूल्स अरेंज करके लगाने हैं। अब ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे के कम मार्क्स हैं, आप सोचोगे कि मेरे बच्चे के 230 मार्क्स हैं और मैं यूपी का हूँ या बिहार का हूँ या उत्तराखंड का हूँ, कहीं का भी हूँ, किसी भी स्टेट के हैं आप, 230 मार्क्स हैं तो मेरे को तो ये इधर होना ही नहीं है, ये अच्छे स्कूल्स हैं, मैं तो पहले उन स्कूल्स को रखूँगा प्रायोरिटी में जिनकी कट ऑफ डाउन थी या कट ऑफ लो आती है या लास्ट ईयर में कट ऑफ जिनकी कम आई थी, उन स्कूल्स को ऊपर को रखूँगा। अरे इस बार ऐसा चॉइस फिलिंग नहीं है। आप ऑलरेडी ही उधर की ओर को अपने आप ही खसक के आ जाओगे। डोंट वरी अबाउट दैट। आपको उसमें हेडेक नहीं लेना है। होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, कोरिलेट कर रहे होंगे। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से समझा दूँगा। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अपना अपना फ़ोन नंबर मुझे कमेंट में ही दे दीजिए। मैं आपको जब टाइम लगेगा मैं खुद ही कॉल कर लूँगा। तो आपको इस तरीके से सेट करने हैं, ठीक है? ये 14 स्कूल्स ये हो गए। अब आप ये देख लीजिए, पॉज़ कर लीजिएगा वीडियो को और लिख लीजिए इनको। अपनी प्रायोरिटी इसी तरीके से सेट करनी है, ठीक है? और ये देख लीजिए जनाब 29 और ये देख लीजिए 33। इसी तरीके से आपने सैनिक स्कूल्स को अपने वहाँ अपने उसमें सेट कर लेना है। ऊपर की ओर को होम स्टेट्स के सैनिक स्कूल को प्रायोरिटी में रखिए। उसके बाद अगर चाह रहे हैं कि बच्चा पास में ही रहे, पास के सैनिक स्कूल्स में ही रहे, उन सैनिक स्कूल्स को ऊपर की ओर को डाल दीजिए, नीचे की ओर को जो अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ से लेकर के नीचे की ओर को इसी तरीके से इसी ऑर्डर में लेके आइए। ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है? तो ये तो है बात भैया सैनिक स्कूल्स की। मैं अभी आपको वेबसाइट ओपन करके बताऊँगा कि कैसे इसको सेट करना है, कैसे फिक्स करना है, कैसे चॉइसेस को लॉक करना है इसकी जस्ट आफ्टर। अब बात करते हैं देखो उसमें ना जो अभी मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाऊँगा उसमें एक साइड को सैनिक स्कूल्स की चॉइसेस हैं, ये सैनिक स्कूल्स को आपने सेट करना है, एक साइड को एनएसएस है, एनएसएस को। देखो एनएसएस के बारे में अभी मैं अभी मेरी रिसर्च ऑनगोइंग है, मैंने जैसे आपको बताया मैं इसको 1-2 दिन में लेके आ जाऊँगा। मैंने इसमें आरटीआई ऑलरेडी कर रखी है न्यू सैनिक स्कूल्स में, ठीक है? अब मैंने आरटीआई में देखो कुछ चीज़ें तो इसमें मैं भी कन्फ्यूज़्ड हूँ। देखिए आपको शायद पता है या नहीं है, बट आपको यह पता होना चाहिए अगर आप एनएसएस के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो जितने भी अभी न्यू सैनिक स्कूल्स हैं 41 के 41 इनको 2 इयर्स का अप्रूवल मिला हुआ है। अभी इनको सैनिक स्कूल सोसाइटी ने 2 इयर्स का अप्रूवल दिया हुआ है। अगर ये जो जितने भी न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, अगर ये सैनिक स्कूल सोसाइटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जो उनका क्राइटेरिया है उसको मीट करते हैं, तो इनका फिर 5 इयर्स और एक्सटेंड किया जाएगा इनका अप्रूवल, ठीक है? अगर इन्होंने नहीं मीट किया, तो डेफिनिटली इनका अप्रूवल कैंसल भी किया जा सकता है। अब क्वेश्चनिंग क्या है, अगर हमने अपने बच्चे को इनमें भेजा और भगवान करे ना हो, लेकिन अगर किसी रीज़न से अगर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं, अगर उसका अप्रूवल कैंसल हुआ, तो अपने को क्वेश्चन क्या है कि भैया उस सिनेरियो में क्या होगा? क्या होगा? है ना? और वो क्राइटेरियाज़ क्या हैं? कंटिन्यूएशन करने के और परमानेंट रिकॉग्निशन ऑफ न्यू सैनिक स्कूल आफ्टर इनिशियल 2 इयर्स अप्रूवल क्या क्राइटेरियाज़ है जो उसका अप्रूवल एक्सटेंड होगा उसके लिए? मैंने आरटीआई फाइल करी है, जैसे मेरे पास इसका रिप्लाई आता है मैं आपको शेयर करूँगा डेफिनिटली, ठीक है? और उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस टू द स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड इन सच अ स्कूल इफ द स्कूल फेल्स टू गेट कंटिन्यूड अप्रूवल अगर कोई जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर किसी स्कूल ने अप्रूवल फेल कर दिया, है ना? अप्रूवल नहीं मिला उसको, उसका एक्सटेंड नहीं हुआ अप्रूवल और तो उस सिनेरियो में उन बच्चों का क्या होगा जो वहाँ ऑलरेडी एडमिट हो रखे हैं? बड़ी क्वेश्चनिंग नहीं है? क्या उन बच्चों को क्या वो एलिजिबल होंगे जो एमओडी की स्कॉलरशिप उनको मिल रही है, ठीक है? और जो उनका ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म है ई-कैब क्या वहाँ पे वो रजिस्टर्ड रहेंगे? और क्या कोई ऐसी पॉलिसी है या ऐसा सिस्टम है कि अगर एनएसएस कोई फ़ेल करता है तो दूसरे एनएसएस में उसको एडमिशन के लिए प्रायोरिटी मिले या वहाँ उनको शिफ्ट किया जाए, कुछ ऐसा है क्या? या भैया आपने कहा अप्रूवल फ़ेल तो बच्चे भी वहाँ से नॉर्मल सीबीएसई स्कूल की तरफ पढ़ रहे हैं फिर। अप्रूवल अगर फ़ेल होगा तो वो सीबीएसई स्कूल होगा जनरली वो
तो फिर वो सीबीएसई स्कूल की तरह जैसे हमारे आस-पास के स्कूल्स हैं वैसे ही रन करेगा। तो फिर हमारे बच्चे भी वही हो गए, भई ये तो रिस्क है ना, पता नहीं है हमको, वी डोंट नो। तो मैंने ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में सैनिक स्कूल सोसाइटी को के लिए आरटीआई ऑलरेडी ही डाल रखी है। मेरे पास इसका रिप्लाई आते ही मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, बट उससे पहले भी मैं 10 सैनिक स्कूल्स आपके लिए जो मेरी ओर से रिकमेंडेशन से जाएँगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी मेरी रिसर्च जारी है, मैं ईमेल्स कर रहा हूँ सारे न्यू सैनिक स्कूल्स को कि क्या-क्या चीज़ें हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना रखी है कि डोंट जॉइन न्यू सैनिक स्कूल्स बिफोर वॉचिंग द वीडियो, यू कैन आल्सो वॉच दैट इन माय प्लेलिस्ट ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी देयर। तो उन्हीं मेरे पास 15-16 क्वेश्चन्स थे, मैंने वो सारे क्वेश्चन्स ईमेल के फॉर्मेट में सारे न्यू सैनिक स्कूल्स को भेज रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास डेटा आता है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है? बट अभी बात करते हैं सैनिक स्कूल्स के चॉइस की सेटिंग की। चलो, अब बात करते हैं कि कैसे आपको चॉइस सेटिंग करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, प्रायोरिटाइज़ेशन कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले तो आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल AISSAC टाइप कीजिएगा, तो आपके विंडो में इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो आपने नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स इस वेबसाइट पे क्लिक करना है ना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल 2025, ठीक है? देन आफ्टर जब आपने इस पे क्लिक किया, तो फिर आपकी ये विंडो ओपन हुई, ठीक है? अब ये विंडो जब ओपन होगी, तो आपने साइन इन करना है। क्या करना है? साइन इन, ठीक है? ऑलरेडी किनारे पे है, दिख नहीं रहा है। लो जी, पावर कट भी हो गई है, कोई इश्यू नहीं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो साइन इन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आपने साइन इन पे क्लिक किया, तो फिर आपकी ये विंडो ओपन होगी, जिसमें आपने यूज़र नेम बच्चे का भरना है। यूज़र नेम आपका यूज़र नेम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आपके पास स्कोर कार्ड या आपके पास एडमिट कार्ड होगा, उसमें जो एप्लीकेशन नंबर है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। एप्लीकेशन नंबर यूज़र नेम आपका है, देन आफ्टर आपने जो पासवर्ड सेट किया है, वो पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा भरेंगे। जो इसमें कैप्चा आया है, ये आप कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है? और देन आफ्टर आपने इसको साइन इन कर लेना है। जैसे आपने साइन इन किया, तो लो जी आपके पास ये विंडो ओपन होगी, ठीक है? अब आपके बच्चे का ये पूरा ओवरव्यू आपके सामने आ गया। अब आपका फ़ोकस कहाँ पे होना चाहिए? अब आपके लिए काम की चीज़ ये है, माय प्रोफाइल, नोटिस बोर्ड, सॉरी नोटिस इश्यूड और चॉइस फिलिंग। अब आपने चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग पे क्लिक किया, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफ़ेस ओपन होगा, ठीक है? अब एक साइड को आपके सैनिक स्कूल्स हैं, एक साइड के आपको न्यू सैनिक स्कूल्स 40% रूट वाले मिलेंगे, ठीक है? तो इधर आपके 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल्स हैं, जिनकी आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है। इधर आपके सारे के सारे न्यू सैनिक स्कूल्स हैं 41, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा-सा इसकी एडवाइज़री समझ लेनी है, ये क्या कह रहा है, ये आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। ये कह रहा है कि काइंडली चेक वैकेंसी ऑफ स्कूल्स फ्रॉम सीट मैट्रिक्स अवेलेबल ऑन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल पोर्टल एंड देयरआफ्टर सबमिट चॉइस स्कूल चॉइसेस प्रायोरिटी अकॉर्डिंगली। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ इसका कहने का क्या तात्पर्य है। ये कह रहे हैं कि आप अपने स्कूल्स की प्रायोरिटी को सीट मैट्रिक्स से मैच करने के बाद ही फिल कीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्लास 6th के लिए सारे बच्चे नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, कुछ क्लास 9th के लिए करेंगे, कुछ क्लास 6th के लिए करेंगे, कोई जनरल कैटेगरी का होगा, कोई एससी का होगा, कोई एसटी का होगा, तो उस स्कूल में वैकेंसी है कि नहीं है, उनके पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है? उस क्लास में क्लास 9th के लिए है या नहीं है सीट्स, तो आपको सीट मैट्रिक्स से कहाँ से पता चलेगी? सीट मैट्रिक्स आपको यहाँ से ही पता चलेगी, इसी वेबसाइट से, ठीक है ना? जो ये अपना जहाँ से हमने यहाँ से क्लिक किया था ना, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसी वेबसाइट से ही आपको पता चलेगी, आपको कहाँ पे जाना है? आपको सीट मैट्रिक्स के लिए स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है सीट मैट्रिक्स, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सीट मैट्रिक्स के लिए, आप यहाँ पे ऑलरेडी इधर देखिए यहाँ पे लिखा है क्लास 6 क्लास 9 अगर आप क्लास 6 के लिए सर्च आउट कर रहे हैं सीट मैट्रिक्स को यहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर आपने स्कूल टाइप सेलेक्ट कर लेना है, सैनिक स्कूल्स की सीट मैट्रिक्स देखनी है। सीट मैट्रिक्स मतलब कितनी सीट्स, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं उस सैनिक स्कूल में, उस
पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए, ठीक है? होम स्टेट्स के लिए कितनी है, अदर स्टेट्स के लिए कितनी है, वो सारा इसमें डेटा है। अगर आप सैनिक स्कूल्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पे एकेडमी 2025 ऑलरेडी है, सर्च कर दीजिए। ओके, अब आपने ये सर्च पे क्लिक किया, ठीक? हाँ, ये आ गई जनाब, ये देख लीजिए, पूरी आ गई आपके सामने। ये सारे सैनिक स्कूल्स हैं आपके, ये देख लीजिए सैनिक स्कूल की लिख रही है, वो दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ आपको, ये आ गए, हाँ, ये ये देखिए, ये है जनाब सीरियल नंबर, स्कूल नेम, स्कूल सेटअप, स्कूल सेटअप कहने का मतलब रेजिडेंशियल है या बोर्डिंग है, डे बोर्डिंग वाला, स्टेट नेम एंड क्लास, जेंडर, होम, अब ये होम होम जेंडर आ गया, होम स्टेट्स के लिए, ऐसे ही आपके अदर स्टेट्स के लिए होंगी। ये पूरा सीट मैट्रिक्स है, कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे इधर फर्स्ट स्कूल में होम होम स्टेट की एससी के लिए 10 सीट्स हैं, होम स्टेट की एसटी के लिए 4 सीट्स हैं। इस तरीके से पूरा है कि आप देख लीजिएगा, है ना? अच्छी बात है, अगर आप देखते हैं तो। और जनरल क्राइटेरिया तो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ ही है, ठीक है? तो ये यहाँ पे कह रहे थे कि आप इस सीट मैट्रिक्स को चेक कीजिए, उसके बाद ही अपनी चॉइसेस को अकॉर्डिंगली सेट कीजिएगा, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट जानने की बात है, प्रायोरिटी चॉइसेस ऑफ स्कूल्स आर लॉक्ड, दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज्ड आफ्टर द लास्ट डेट एंड टाइम एज गिवन इन काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ चॉइस फिलिंग। लो जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने जो एक बार अपनी चॉइसेस लॉक कर दी और जब ये डेट क्लोज हो जाती है, कहने का मतलब आफ्टर 21st ऑफ जून, आप इनको कतई चेंज नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। वैसे तो सैनिक स्कूल ने इस बार पता नहीं इतनी ज्यादा ढील दी, इतना ज्यादा, मैं क्या कहूँ इसको, लापरवाही कहूँ या इतना ज्यादा लेट लतीफी तरीके से काम चला। अब वो उनका सिनेरियो है, अब वो हमसे बेहतर जानेंगे। सिस्टम उन्होंने रन करना है, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब कुछ वो हैं, करता धरता सर्वे सर्वा उस सिनेरियो में वो हैं। बट बहुत ज़्यादा इस समय ऐसा लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, खेल चल रहा है सैनिक स्कूल का, है ना? इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। अब लेकिन आप इसी समय इसी तरीके की मेंटालिटी के साथ आगे को मत चलिए। अब ये कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि एक बार जो आप चॉइस फिलिंग लॉक कर देंगे, तो फिर आप इसको एडिट नहीं कर पाएँगे। इसलिए जो प्रायोरिटी है, थोड़ा सोच समझ के भरिएगा, ये कह रहे हैं, ठीक है? चॉइस फिलिंग की एडवाइजरी तो आपने देख ली कि कैसे हमको अपने मार्क्स और वैकेंसीज़ को सीट मैट्रिक्स से मैच करना है। देन आफ्टर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये सारे कैंडिडेट्स जो ई-काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए चॉइस फिलिंग मैंडेटरी है, ठीक है? अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, अगर आपने ये सेट नहीं किए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं, कहने का मतलब पहले ए, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से जो ये अरेंज्ड हैं सैनिक स्कूल्स, इसी ऑर्डर में आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ये करना ही करना है। और उसके बाद जानने योग्य बात है कि आप इन सारे सैनिक स्कूल्स को एडिट सिर्फ़ 21st तक ही कर पाएँगे। कहने का मतलब जस्ट इमेजिन, अगर आज आप इसको लॉक करते हैं, अपने सैनिक स्कूल्स की चॉइसेस को यहाँ से अगर आपने लॉक किया, लॉक द चॉइस, तो आप 21st तक इसको एडिट कर पाएँगे, क्योंकि 21 तक ये विंडो ओपन है। लेकिन 21st के बाद जब एक बार ये लॉक हो गया, तो फिर आप इनकी प्रायोरिटी को चेंज नहीं कर पाएँगे। इनके ऑर्डर के साथ आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे फिर, एक बार फिक्स देन फिक्स, ठीक है? बट अगर आप जैसे अभी इनको अगर एडिट करेंगे, आपने किसी को सेट किया 1 पे, किसी को 2 पे, किसी को 3 पे आपने अगर सेट किया, बट आपने ये नीचे से लॉक नहीं किया यहाँ से लॉक द चॉइस, तो नेक्स्ट बार जब आप दोबारा इसको लॉगिन करेंगे, तो आपको फिर ये अगेन इसी ऑर्डर में ही मिलेंगे। तो बेहतर है आप एक बार सेट करने के बाद इसको लॉक द चॉइस कर लें। अगर बाद में आपको जैसे 18 तारीख को, 20 तारीख को फिर से आपके मन में आया कि मैं इसको थोड़ा एडिट कर लूँ, तो देन अगेन आप इसको एडिट कर सकते हैं। 21 तक कोई इश्यू नहीं है, आप 21 तक इसको जितनी बार चाहें उतनी बार एडिट कर सकते हैं। बट 21 आफ्टर 21 ये लॉक हो जाएँगी, ठीक है? या तो आप इधर से लॉक करें या तो सिस्टम खुद ही लॉक कर लेगा। फिर आप इनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर पाएँगे। क्लियर? अब आपने आपकी चॉइसेस लॉक कर दी और आप फर्स्ट राउंड की ई काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए आपको कोई सैनिक स्कूल अलॉट हो गया। अभी मैं आपको जनरल क्राइटेरिया बता रहा हूँ, आप इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा।
जस्ट इमेजिन आपकी 15th नंबर का सैनिक स्कूल जो आपने प्रायोरिटी में सेट किया था, वो आपको मिल गया, वो सैनिक स्कूल आपको अलॉट हो गया। अब आपको क्या करना है? उस सिनेरियो में आपको 3 चीज़ें करनी है, या तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है, या रिकंसिडर कर लेना है, या होल्ड एंड कंटिन्यू कर लेना है। मैं आपको बड़े प्यार से, बड़े आसान तरीके से इनको समझाऊँगा कि ये क्या हैं ये ऑप्शंस। ये जानने भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एक्सेप्ट। अगर आप उस सैनिक स्कूल में हैप्पी हैं, इमेजिन कीजिए आप 15 नंबर सैनिक स्कूल आपको मिला, आपने कहा भैया बढ़िया है, मैं इस सैनिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, या आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ भी मिल गया, जिस भी प्रायोरिटी का आपको मिला, आप उस सैनिक स्कूल के साथ हैप्पी हैं और अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, अब आपका मेडिकल मेडिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी पेमेंट होगी, देन आफ्टर आपका एडमिशन वहाँ फिक्स हो गया, ठीक है? ये तो हो गया एक्सेप्ट, अगर आप उस स्कूल को कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में। अब दूसरा सिनेरियो आता है कि भई आप उस सैनिक स्कूल के साथ हैप्पी नहीं हैं, है ना? आप चाहते हैं कि मेरे को 15 नंबर नहीं, मेरे को उससे ऊपर का प्रायोरिटी लेवल वाला स्कूल से मिलना चाहिए, तभी मैं अपने बच्चे को उधर भेजूँगा। उस सिनेरियो में आप रिकंसिडर करेंगे। आप क्या करेंगे उस सिनेरियो में? रिकंसिडर। उस सिनेरियो में आप रिकंसिडर करेंगे। रिकंसिडर कहने का मतलब ई काउंसलिंग में मेरे को दोबारा पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? मैं दोबारा इसमें पार्टिसिपेशन लूँगा और मैं इस वाले स्कूल के बजाय मेरे को ऊपर का जो स्कूल है वो अगर मिले, या कोई और स्कूल मिले बट इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये कहने का मतलब रिकंसिडर का, ठीक है? थर्ड ऑप्शन आता है होल्ड एंड कंटिन्यू। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, होल्ड एंड कंटिन्यू। अब आप चाहते तो हैं कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल ना पढ़े, ठीक है? बट आप चाह रहे हैं कि जो 15th नंबर का इसको अलॉट हुआ है, बेहतर होता कि इससे इसका ऊपर का स्कूल भी अगर इसको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मिल गया तो आई एम हैप्पी विथ दैट, अगर नहीं मिला तो इस स्कूल में मैं कंटिन्यू करूँगा। मतलब 15 नंबर के स्कूल में मैं कंटिन्यू करूँगा। उस सिनेरियो में आप होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे। होल्ड एंड कंटिन्यू जैसे ही आपने किया, तो कहने का मतलब भैया आपने 15th नंबर का स्कूल एक्सेप्ट कर लिया है। और अब आप चाह रहे हैं कि अगर ऊपर कहीं पे अगर वैकेंसी खाली होती है, 14, 13, 12, 11 कहीं पे भी, तो आप उन स्कूल्स में एडमिशन के लिए इच्छुक हैं। तो इस अब आपने 15वें नंबर का जो आपको सैनिक स्कूल अलॉट हुआ था, आपने होल्ड एंड कंटिन्यू किया, तो अब आपकी एडमिशन प्रोसेस इस स्कूल के लिए चालू हो जाएगी। अब आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफाइड होंगे, उसके बाद आपकी फी पेमेंट होगी, देन आफ्टर आपको इधर एडमिशन मिल जाएगा। अगर ऊपर कहीं पे अब सीट खाली हुई, नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर कहीं पे सीट खाली हुई, तो आपकी इस स्कूल को जो करंट स्कूल मिला है, वो ऑलरेडी कैंसल कर लिया जाएगा और आपको इस 15th नंबर के स्कूल से इमेजिन कीजिए, माना आपको 13 नंबर का सैनिक स्कूल अगर मिलता है, तो आपको इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपकी फीस सब कुछ इधर की स्कूल की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब आप नहीं कह सकते हो कि भैया मैं तो 15 वाले पे ही हैप्पी हूँ, मैं 13 पे नहीं जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कह सकते हो। आपको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये सीट आपकी ऑलरेडी कैंसल हो गई है, यहाँ पे कोई दूसरा बच्चा आएगा अब। होप यू गॉट इट, ठीक है? तो इसको बड़े ध्यान से आपने करना है, ठीक है? होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब यही है कि मैं इस स्कूल में इंटरेस्टेड हूँ, मैं एडमिशन लूँगा, बट अगर मेरे को मेरे इस प्रायोरिटी नंबर से 15 नंबर से अगर ऊपर को किसी स्कूल में मिलता है, तो मैं वहाँ पे एडमिशन के लिए ओके हूँ। यहाँ से मैं वहाँ स्विच करूँगा। अगर आपको मिल गया, तो आपको जाना ही पड़ेगा, अब आप नहीं कह सकते हो मैं नहीं जाऊँगा करके। यू गॉट इट? अगर नहीं मिला तो कोई इश्यू नहीं है, आपका एडमिशन इधर कंटिन्यू है ही है। क्लियर? तो अभी तो खैर आपको ये तीनों चीज़ें कोई उतना ज़्यादा मायने की बात नहीं है। जब आपका फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आ जाएगा ये काउंसलिंग का, देन आफ्टर जब आपको स्कूल अलॉट हो गया, उसके बाद ये जानने की चीज़ें हैं। मैं इसमें और डिटेल में आपको समझाऊँगा। अभी तो मैं एनएसएस की वीडियो लेके आऊँगा, उसके बाद में इन चीज़ों को और डिटेल में आपको समझाऊँगा, ठीक है? बट जानने योग्य चीज़ें हैं ये, ठीक है? होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कर दें, अपने चहेतों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। See you in the next video. Till then, bye. Namaskar.